करेंगे कि आखिर रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति में इस बार कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं किया। समझेंगे कि असल में क्या वजह थी कि इस बार किसी भी तरीके के बदलाव की गुंजाइश के बावजूद आरबीआई ने अपने कदम सधे हुए तरीके से रखे हैं। और साथ ये भी समझेंगे कि आरबीआई ने एक स्टेटमेंट जारी किया है डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज को लेकर, यानी कि विकास को लेकर क्या पॉलिसी और रेगुलेशंस हैं जिनकी तरफ आरबीआई ने कदम बढ़ाए हैं, उनका इम्पैक्ट क्या रहा है, और 2020-21 को लेकर आरबीआई का अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को लेकर क्या पूर्वानुमान है, और आरबीआई के जो हाल के कदम हैं वो किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं या फिर उसे कुशन के तौर पर मजबूती या सहायता देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसे समझाएंगे हमारे साथ मौजूद तीन बेहद खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार झा साहब, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे आप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद बिरमानी है जो कि चेयरमैन है एग्रो फाउंडेशन से और वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ दीपिका सिकरवार है जो कि सीनियर एडिटर है द इकोनॉमिक टाइम्स में, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा अशोक सर आपसे, जिस तरीके से हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस की गई उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, उसकी अपनी वजह भी आरबीआई गवर्नर की ओर से बताई, लेकिन ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट और रेगुलेटरी पॉलिसीज को लेकर लिक्विडिटी एक बड़ी चुनौती या एक बड़ा फोकस अभी आरबीआई की नजरों में बना हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, ऐसा है कि आरबीआई ने इस वक्त इस पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में। इसका दो कारण है। पहला कारण ये है कि लिक्विडिटी काफ़ी है सिस्टम में, और जितना लिक्विडिटी है ऑलरेडी सिस्टम में वो अभी यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा होगा कि रेपो रेट को नीचे करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उतना तो डिमांड है नहीं अभी पैसों का। और दूसरा कारण ये है कि उनको ये भी देखना है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन पिछले 3-4 महीने में 6% से ज़्यादा हो गया है, विच इज़ बियॉन्ड द आरबीआई's एक्सेप्टेड रेट। तो इस वजह से उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, लेकिन स्टांस अकोमोडेटिव ही रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के ये हो सकता है कि अगर अदर पैरामीटर्स पर तो शायद वो फिर रेट्स को नीचे कर सकते हैं। और इसमें ये पॉलिसी में और भी एक चीज उन्होंने कहा जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस ईयर विल बी द जीडीपी ग्रोथ विल बी नेगेटिव। ये कहना आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम, इवन दो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि कितना नेगेटिव होगा, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये आरबीआई की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि इस साल ग्रोथ नेगेटिव रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैसे तो और भी जो पॉलिसी के जो उन्होंने जो अनाउंस किया, जैसे कि रिस्ट्रक्चरिंग प्लान या रेजोल्यूशन प्लान, इसके बारे में तो शायद आप बाद में बात करेंगे। तो इसके बाद तब मैं उस वक्त में बोलूँगा। जी अरविंद सर, शुरुआत में मैं जिस तरीके से उम्मीद हालांकि कुछ एक्सपर्ट कर रहे थे और कुछ जानकार ये भी कर रहे थे कि बहुत ज्यादा बदलाव की रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट में नजर नहीं आती है, अनचेंज रखा आरबीआई ने, और जो जासन ने कहा कि उसके पीछे की वजह साफ तौर पर नजर आ रही है। आप कैसे देखते हैं इस वक्त का जो एटमॉस्फेयर है पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था के बीच में, क्या इंडस्ट्री या फिर जो सिस्टम है वो ज्यादा लिक्विडिटी की डिमांड यहाँ पर नजर आ रही थी, या लिक्विडिटी काफी ज्यादा ऑलरेडी है और इसलिए आरबीआई ने फिलहाल अनचेंज रखा, बदलाव के चांसेस कम हो गए? ओके, सो इसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो कोविड की अनसर्टेनिटी है उससे जो डेटा आ रहा है उसको इंटरप्रेट करना, वो इनकम्प्लीट डेटा है और उसको इंटरप्रेट करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए कई चीजें पॉसिबल थी
पर मेरा ख्याल है जो 2-3 डिटर्मिनिंग फैक्टर्स उनके थे, एक तो था कि थोड़ा सा सीपीआई में स्पाइक हो गया है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन पीरियड जो जून के जून और कई जगह पे जुलाई में चला गया, जून के एंड तक जो हमारा डेटा आया है उसमें खाली फूड और एसेंशियल कमोडिटीज चल रही थी, प्रोडक्शन सप्लाई वगैरह बाकी चीजें सब बंद थी। तो उसका तो डेटा है ही नहीं। तकरीबन आप सब समझिए कई प्रोडक्शन आईआईपी ले लीजिए वो 0 पे चला गया था रफली। तो बेसिकली उन्होंने ये फूड इन्फ्लेशन पे डिपेंड किया है जो थोड़ा बढ़ गया है। इसके 2 कारण है मेरा ख्याल है। उन्होंने पहले कारण जो एमपीसी है उन्होंने पहले कारण पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है और वो था कि हाइक इन वेजिटेबल प्राइसेस जो सीजनली कई बार होती है और इस साल फिर हुई है, और उन्होंने सोचा कि काफी रेपो रिडक्शन हो गई है, इसका अभी गुंजाइश है ट्रांसमिशन, तो वेट कर सकते हैं। पर दूसरा एस्पेक्ट था कि जितने भी फोरकास्ट हमारे पास अवेलेबल हैं वो कह रहे हैं ये 6 से 4 या 3 तक वापस आ जाएगा। तो जनरली जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आगे देखती है, वो ये नहीं देखती कि खाली आज क्या सीपीआई या इन्फ्लेशन है। तो एक और एडिशनल चीज थी कि इवन दो एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई चेन तकरीबन ठीक थी, पर हमें डेटा से पता लगता है कि जो रेशियो ऑफ सीपीआई टू डब्ल्यूपीआई वो बहुत बढ़ गया है। तो सीपीआई ऊंचा हुआ है और डब्ल्यूपीआई ऑफ फूड एक्चुअली गिरा है। इससे इंटरप्रिटेशन ये होती है कि जो लॉजिस्टिक्स थी, जो फूड सप्लाई की लॉजिस्टिक थी, वो इतनी एफिशिएंटली नहीं काम कर रही थी क्योंकि कई ओवर इंथ्यूजियास्टिक ब्यूरोक्रेट्स जो ट्रांसपोर्ट वगैरह ये नहीं देखते थे कि ये एसेंशियल कमोडिटीज है कि कुछ और है, तो प्रॉब्लम ओवर जेलस हुए थे। उससे जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट वो जरा बढ़ गई थी। पर आरबीआई ने ये काफी क्लियर कर दिया कि स्टांस रिमेन्स अकोमोडेटिव। तो आई वुड इंटरप्रेट दैट कि ये टेम्पररी पॉज है गिवन ये सारी अनसर्टेनिटीज। उन्होंने सोचा कि खास करके एमपीसी की लास्ट मीटिंग है क्योंकि वो अब मोस्ट लाइकली मेंबर्स चेंज होंगे, कि ठीक है कि अभी पॉज रखते हैं और फिर अगली मीटिंग में ये सारी चीजें रिकंसिडर करेंगे। ओके दीपशिखा, जिस तरीके से पॉलिसी जो अनाउंस हुई और किसी तरह का कोई कट नहीं है, उसके रीजन हमने सुने दोनों पैनल से, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज मुझे नजर आ रही थी कि एक स्टेटमेंट जारी किया गया है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बैंक या जो फाइनेंस सिस्टम है उसमें लिक्विडिटी को किस तरीके से पुश किया आरबीआई ने, और दूसरा नस्बों का भी खासा जोर दिख रहा है क्योंकि वहां पर जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात हुई, जो कि लोन्स दिए गए जो तरीके में नहीं हो पाया, उनके रिस्ट्रक्चरिंग की बात इस स्टेटमेंट में साफ दिखती है। बिल्कुल कविंद्र, इस बार पॉलिसी में अगर आप देखें तो एक बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं जो कि एक उन्होंने अलग स्टेटमेंट जारी किया है डेवलपमेंटल और रेगुलेटरी पॉलिसीज पर। तो उसमें जो खास तौर पे उन्होंने किया है, एक तो एडिशनल लिक्विडिटी जो है नाबार्ड के लिए दी गई है, दूसरा नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए दी गई है, ताकि हाउसिंग सेक्टर और दूसरा कृषि क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को लिक्विडिटी बराबर मिलती रहे। क्योंकि जैसा कि आपने खुद ही कहा कि पॉलिसी रेट्स इस बार घटाए नहीं गए हैं, तो बहुत टारगेटेड जो है लिक्विडिटी दी जा रही है इन दो क्षेत्रों को। दूसरा जो है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की डिमांड थी कि रिस्ट्रक्चरिंग जो है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग वो आनी चाहिए। तो एक वो भी एक स्कीम लाई गई है, एमएसएमई को भी उसमें शामिल किया गया है और एक कमेटी बनाई गई है। और इस रिस्ट्रक्चरिंग में खास तौर पे ये किया गया कि जो कॉर्पोरेट्स हैं जो लोन लेंगे उनका एसेट डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कॉर्पोरेट्स के लिए जो अगर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाते हैं बैंकों के पास अपने लोन के। दूसरा चीज है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स में बदलाव किया गया है। तो आपने देखा कि जैसे एमएसएमई को क्रेडिट की तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं, सरकार ने ध्यान दिया है और दूसरी योजनाएं भी आई हैं। स्टार्टअप सेक्टर जो था उसके लिए उसको जो है रियायती दर पर ऋण मिलता रहे, उसको
को प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल करके ये आरबीआई ने कदम उठाया है। अच्छा सर, अब मैं सेकेंड पार्ट पर आता हूं कि जो मेजर्स की बात हो रही है पॉलिसी रिलेटेड डेवलपमेंट को लेकर, उसमें एक तो लिक्विडिटी को लेकर है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर या एमएसएमई सेक्टर पर फोकस नजर आ रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग तक की बात हो रही है एमएसएमई सेक्टर में, जो कि अकाउंट्स हैं, जो कि जिन्होंने लोन लिया था। इसे कैसे देखते हैं, और क्या इस कोविड एरा में ऐसा लगता है कि आरबीआई को भरोसा है कि असल में ये दोनों सेक्टर हैं जो कि पोटेंशियल है और जो कि वापस मैं कहूं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का मादा रखते हैं? तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो कि कोविड के वजह से एडवर्सली इम्पैक्ट हो गए। तो ये जो उन्होंने कहा है कि ओनली दोज लोन्स जो कि स्टैंडर्ड थे 31 मार्च तक, ओनली दे विल बी एलिजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका कि लोन स्टैंडर्ड नहीं था बाय 31 मार्च, इन विच केस ये जो कंपनीज थे जिनका कि एडवर्स इफेक्ट था पहले ही बिफोर द कोविड, दे विल बी एक्सक्लूडेड। फिर वो गवर्नमेंट कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह, दे विल आल्सो बी एक्सक्लूडेड। और रीस्ट्रक्चरिंग का उन्होंने विंडो खोल के रखा है टिल 31 दिसंबर, ताकि ये नहीं है कि रश करके लोग चले जाएंगे फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। वो देखेंगे, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट अभी कुछ और महीने तक चलेगा, तो 31 दिसंबर तक उन्होंने खोल के रखा है। और लेकिन मुझे एक ही सिर्फ डाउट है इसमें, रिस्ट्रक्चरिंग तो वैसे जो अनाउंसमेंट किया है आई थिंक इट्स क्वाइट रीजनेबल, कि दे शुड हैव लेट द लेंडर्स डिसाइड एज टू क्या कंडीशंस होंगे, क्या टर्म्स होंगे वगैरह। ये जो उन्होंने कमिटी बनाई है, ऑल्दो मिस्टर कामत इज अ वेरी रिस्पेक्टेड बैंकर, बट आई थिंक इसमें दे शुड हैव लेट द बैंकर्स डिसाइड, जो जिन्होंने लोन दिया है, they should actually be, they would be in a better position to work out the terms and conditions of the restructuring. So usme sirf only I think that is where I am not fully on board with what has been suggested. Baki I think this is a very good idea to do the restructuring, because otherwise ये बहुत सारे companies हैं, they would actually sink unless this was permitted. विरमानी सर, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अकाउंट्स की अगर बात मैं कहूं, और जो पॉलिसी स्टेटमेंट में साफ दिख रही है, फोकस किस तरीके से, और क्या इसके जरिए जो बैंकिंग सिस्टम पर स्ट्रेस की आशंका लग रही थी, कहीं वो उससे दूर होगी, उनको थोड़ा सा मैं कहूं कि क्वेश्चन मिल पाएगा? देखिए, जो लॉकडाउन पीरियड के लिए मॉरेटोरियम अनाउंस हुआ था, अब हम ट्रांजिशन एंटर कर गए, लॉकडाउन लिफ्ट हो गया बाय एंड लार्ज, कई जगह पे है। तो इशू वाज इसको मॉरेटोरियम को एक्सटेंड किया जाए या किसी रीस्ट्रक्चरिंग रेजोल्यूशन प्रोसेस इंस्टीट्यूट किया जाए। आपको याद होगा देयर वाज टॉक ऑफ बैड बैंक, ये वो की बात शायद आपके साथ भी की थी एक बार। अब एटलीस्ट आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अब क्लैरिटी आ गई है कि क्या डायरेक्शन आरबीआई और गवर्नमेंट लेंगे, because this affects government banks also। ये चीज obviously गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कस की गई होगी। तो it has been decided to restructure। Always whenever you do that, issue होती है कि इसके पर परमानेंट नेगेटिव इफेक्ट ना हो रीपेमेंट और क्रेडिट सिस्टम पे। एक तरफ बैंक्रप्सी जो अवॉइड हो सकती है, जो सॉल्वेंट कंपनीज है वो इंसॉल्वेंट ना बने, और दूसरी तरफ अगर हम ये करें गलत काम ना किया जाए, करप्शन ना हो, एटसेट्रा। तो जहाँ तक मुझे लगता है केवी कामत कमेटी का इसलिए इंस्टीट्यूट किया हुआ है क्योंकि अलग सेक्टर्स में अलग अलग प्रॉब्लम है। तो अगर आप पुरानी प्रॉब्लम्स जो हमें 5 साल से आ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज में एटसेट्रा, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, और कई और सेक्टर्स जो न्यूली अफेक्ट हुए हैं इस साल कोविड से खास करके,
तो आई डोंट हैव दैट मच एप्रीहेंशन जो अशोक साहब बोल रहे हैं, एंड दैट इज बिकॉज what they want is for each sector, instead of individual variation which people could be accused of corruption, they want a somewhat more systematic appraisal which will lay down some sectoral guidelines, क्योंकि वो अलग-अलग टाइप की इश्यूज हैं उसमें, and that will actually help particularly the public sector banks, क्योंकि ये करप्शन और एलिगेशन की प्रॉब्लम वहां पे अराइज होती है. So I basically think it's a good thing कि अब इन्होंने कर दिया है. The plan has been laid out for the transition sector so that they can be ready by at least end of Q3, with the hope that Q4 will be some kind of a normal period and all the banks and companies can get into this normal thinking and growth processes. Okay. दीपशिका, कैसे देखते हैं इस आरबीआई की पॉलिसी से रिलेटेड इस कदम को, और साथ ही साथ जिस डिमांड या इम्पैक्ट की बात कर रहा था सिस्टम में, उसका इनिशियली मैं कहूँ जो ऑब्जर्वेशन है एक्सपर्ट का उस तरीके से नजर आ रहा है, और शायद वही जरूरत आरबीआई को भी नजर आ रही है. बिल्कुल कविंद्र, आपने देखा कोविड की वजह से जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, अगर हम देखें कोविड के पहले का समय तो एक स्लो डाउन पहले से ही आने लगा था, और कोविड की वजह से ये थोड़ा और बढ़ गया है. तो जाहिर सी बात है कि बैंकों के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस आएगा, और आरबीआई ने यही देखते हुए कदम उठाया है. और एक दूसरी बात जो हम अगर याद रखें कि सरकार ने, वित्त मंत्री ने जब पैकेज अनाउंस किया था आत्मनिर्भर, उसमें उन्होंने एनसीएलटी को सस्पेंड कर दिया था. तो जो बैंक हैं वो अपने रेजोल्यूशन के लिए या जो भी है वो कंपनीज वहां, क्योंकि वो प्रोसेस पूरी सस्पेंड हो चुकी है, तो ये लेंडर्स के लिए भी एक फायदेमंद चीज है कि वो रिस्ट्रक्चर करेंगे, और ये कैरेट और स्टिक पॉलिसी रहेगी कि उनको रेजोल्यूशन टेबल पर भी ला सकते हैं. तो दोनों, उद्योग जगत के लिए भी और दूसरा लेंडर्स के लिए भी ये एक मौका है कि ठीक है आप लोन रिस्ट्रक्चर कर दीजिए. तो इस समय जब लॉकडाउन की वजह से जो स्थिति बन गई है, जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा. उद्योग जगत, खासतौर पे सर्विसेज सेक्टर जो है, अगर आप देखें होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, ये बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई है कोविड के दौरान. तो इन क्षेत्रों के इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि हमें कुछ राहत दी जानी चाहिए, आप लोन रिस्ट्रक्चर कर दीजिए हमारा, क्योंकि इन बहुत सारे, खासतौर पे अगर हम देखें एविएशन सेक्टर, उनमें एयरलाइंस के ऊपर बहुत कर्जा है बैंकों का. तो इन सारे क्षेत्रों के लिए ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है ये थोड़ी राहत लेकर आएगी. अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है, आम आदमी के नजरिए से थोड़ा समझना चाहूंगा इसका इम्पैक्ट, वजह क्या है इसको लाने के पीछे, और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी या सिस्टम पर. वो ये कि आरबीआई ने जो गोल्ड ज्वेलरी पर कर्ज की वैल्यू थी उसको चेंज किया है, बढ़ाया है. इसका तात्कालिक असर क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में? अगर हम 2020-21 के जीडीपी के अनुमान को आरबीआई को देखते हैं, क्या उससे कहीं जुड़ा हुआ ये कदम नजर आता है? नहीं, इसका तो मैं समझता हूँ कि इसका कारण ये है कि एक तो गोल्ड प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो और दूसरी बात ये है कि अब जो इन्होंने अभी जो किया है कि you can take loan up to 90% of the value instead of 75% जो earlier था. तो ये मान कर चल रहे हैं कि लोगों को पैसे का दिक्कत है, इंडिविजुअल्स को. whereas ये अपने कंपनीज को उतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पैसे तो हैं सिस्टम में, काफी लिक्विडिटी है, लेकिन इंडिविजुअल्स को टू मीट देयर ओन रिक्वायरमेंट्स दिक्कत है पैसों की. अब क्योंकि जैसे बहुत सारे जो कैजुअल लेबर हैं, माइग्रेंट लेबर थे, जो दोज हु आर डेली वेज अर्नर्स एक्सेट्रा, तो उनके लिए लोन मिलना मुश्किल है. तो उनका तो बेसिकली वो लोन लेते हैं अपना गिरवी रख के, गोल्ड लोन लेते हैं, ये सब चीज़ गिरवी रख के. तो उनके लिए ये बेसिकली है, और उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि instead of getting 75% of value, they will now get 90% of the value.
अरविंद सर, ये वैल्यूएशन चेंज करने के गोल्ड के बदले में जो ऋण की सुविधा थी, क्या मैक्रो लेवल पर और कुछ इसकी वजहें दिखती हैं? और इम्पैक्ट मैं कहूँ अगर, क्योंकि जो ट्रेंड है इंडिया में, कहा जाता है कि जब भी संकट होता है व्यक्ति के ऊपर तो आमतौर पर वो लोन लेने की बजाय अपने सोने या चांदी के गहनों के बदले में ऋण गुजारिश करता है। देखिए, अगेन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो लो इनकम लोग हैं जो सफर करेंगे, उनके पास लिक्विड फंड्स या लिक्विड सेविंग्स नहीं होते। तो जो पुअरेस्ट से पुअरेस्ट होगा फैमिली, उसके पास जरूर कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स या कुछ होते हैं। तो ये लिमिट सेट क्यों की जाती हैं? ये होता है कि जनरली अगर आप गिरवी रखो, अपना घर रखो, उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, तो ये सेफ्टी मार्जिन होता है। तो इस मैटर में गोल्ड में अब प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं और डायरेक्शन जहां तक हमें लगती है कि नेक्स्ट 3, 6, 9 मंथ्स के ये ऊपर ही है, नीचे की डायरेक्शन नहीं होगी। तो अगर उस लिहाज से देखिए कि अनसर्टेनिटी कम हो गई है, तो बैंक्स इसको ज्यादा फ्रीली या ज्यादा लोन दे सकते हैं। 90% करने का ये मतलब नहीं है कि सबको 90% तक देना है। वो बैंक्स अपने आप जज कर सकते हैं। अगर वो अभी भी 75% देना चाहते हैं, दे आर फ्री टू डू दैट। इट्स जस्ट एन अपर लिमिट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स परफेक्टली गुड एंड वेरी टाइमली फ्रॉम द टू पर्सपेक्टिव जो मैंने बोला। जो लोगों को लिक्विड फंड्स चाहिए और इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ ही रही हैं, अनलाइकली टू गो डाउन सून। दीपिका, एक और जो अनाउंसमेंट इसमें दिख रहा है जिसका जिक्र है, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि आरबीआई ने कहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कनेक्टिविटी इश्यू हो और इसीलिए वहां पर ऑफलाइन डिजिटल सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है। ऑफलाइन डिजिटल सिस्टम जो है क्या है और किस तरीके से ये आम आदमी के लिए सहूलियत वहां पर देगा? कविंद्र, यूजुअली जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत बहुत सारे पेमेंट सिस्टम्स आए थे। वो हैंड हेल्ड डिवाइस लेकर के गांव में जाते हैं, जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, और वहां पे जो ग्रामीण लोगों को जरूरत है, वहां किसी का बैंक का खाता खोलना है या उन्हें कैश निकालना है, वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो उनका हैंड हेल्ड डिवाइस जो है उसी से सारा कारोबार करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कनेक्टिविटी नहीं है, वो सब इश्यूज होते हैं। तो इसको किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए। और अभी आपने देखा होगा कि जब से कोविड का ये पैंडेमिक आउटब्रेक हुआ है, डिजिटल की तरफ आम आदमी भी जो है कैश के बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ज्यादा महत्व दे रहा है, ज्यादा पसंद कर रहा है, प्रेफरेंस दे रहा है, और वो ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। तो इसी को दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से कितना बढ़ाया और जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि हर समय आपके पास एक कनेक्टिविटी रहना कोई जरूरी नहीं है। कनेक्टिविटी कई बार इशू हो जाता है, और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र। तो इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क मतलब आरबीआई बना रहा है कि इसको बिना अगर नहीं है नेटवर्क तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ओके, एक आखिरी कमेंट मैं सर आपसे शुरुआत करूंगा कि क्योंकि पहली बार से दिख रहा है कि आरबीआई के ही अपने अनुमान में 2020-21 के लिए नेगेटिव जीडीपी का जो है वो आकलन है। उस नजरिए से जो कदम आरबीआई के हैं इस पॉलिसी के साथ, यानी कि आज के दिन के बाद से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस वाले नजर आ रहे हैं, जो दिशा है वो उससे निपटने के लिए जो जिन कदमों की या जिन उपायों की जरूरत है उसकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसमें जो आरबीआई ने जो अनाउंस किया कि नेगेटिव ग्रोथ होगा इस साल जीडीपी में, ये रिकग्निशन है फर्स्ट टाइम आई थिंक कि मामला एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न इज सीरियस। ठीक, वैसे तो जो बाकी जो काफ़ी एजेंसीज थे जैसे क्रिसिल वगैरह, ये लोग तो ऑलरेडी नेगेटिव -9, -7, -12 तक चले गए थे। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द आरबीआई ने एक्नॉलेज किया है कि इकोनॉमी में ये कोविड का इम्पैक्ट काफ़ी जोरदार है और नेगेटिव रहेगा। तो इसको
पॉजिटिव करने के लिए ओनली नेक्स्ट ईयर, दैट इज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कर पाएंगे। तो इसी वजह से ये जो रीस्ट्रक्चरिंग, ये जो ये लिक्विडिटी का जो ये रेपो रेट जो रिड्यूस किया है 4% एक्सेट्रा, ये सब काम आएगा एट अ फ्यूचर डेट when the economy will start then booming maybe from next year. So मैं ये समझता हूँ कि RBI has taken a very long-term approach to this, to the revival of the economy, और उसी ख्याल से अपना policies announce किया। बिरवानी सर, और जब RBI के अनुमान है तो कहीं ना कहीं उसके लिए चुनौती और बड़ी हो जाती है। तो दो तीन चीजें इन कंक्लूजन में कहूंगा। एक तो जो ये जीडीपी का खत्म कर लें जो आपने बोला, मैं इसको इस तरह देखता हूं कि इतनी अनसर्टेनिटी थी, जो लोग बाहर से अपने फोरकास्ट दे रहे हैं, सबको हर महीने तकरीबन कई बार हर हफ्ते उनको चेंज कर रहे थे। तो RBI has been very careful. I think rightly government organizations have to be very cautious. But ऐसे जैसे झा साहब ने कहा, finally it looks so unlikely that GDP growth will be positive कि उन्होंने नेगेटिव बोला है पर अभी भी कोई नंबर नहीं दिया है। तो बेसिकली the idea is कि not to add to the negative sentiment। सबको पता है कि बहुत अनसर्टेनिटी है, जो प्राइवेट है उनको उन पे प्रेशर होता है, उनके क्लाइंट्स कहते हैं भाई हमें नंबर दो, पर नंबर है बड़ा मुश्किल है। सो आई वुड से कॉशियस है, एडमिट किया है, पर नॉट फैन द फ्लेम्स। दूसरा पॉइंट मैं फाइनली कहना चाहता हूं जो अभी डिस्कस नहीं किया है बट इम्पोर्टेंट है। आई थिंक RBI गवर्नर अपनी इन सेंस जब से उन्होंने टेक ओवर किया है February 2019, जब मैं पहले उन्होंने इकोनॉमिस्ट की मीटिंग शुरू की थी, मैं उनसे मिला था, मुझे पता है। तो दो चीजें उन्होंने जो कहा है मैंने शुरू की थी जो सक्सेसफुल हुई हैं। एक है लिक्विडिटी जो इंजेक्ट की है, उससे नॉट ओनली ऑफ कोर्स एक्चुअल रियलिटी सबने देखी है पर ट्रांसमिशन इंप्रूव हुई है। तो एक पॉइंट उन्होंने बताया, उन्होंने नंबर दिया 1.75 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन हुई है जब से उनका टेक ओवर फरवरी से उन्होंने नंबर दिया था। और मोस्ट ऑफ इट, हाफ ऑफ इट हैज हैपेंड इन दिस पोस्ट कोविड। तो पॉइंट इसका था ट्रांसमिशन इंप्रूव हुआ है, हिज पॉलिसी अप्रोच हैज बीन सक्सेसफुल। आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, बट दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने इनको कहा था कि द लिंक बिटवीन लिक्विडिटी एंड ट्रांसमिशन हैज बीन शोन बाय रिसर्च। आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। तो आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट दिस हैज सक्सीडेड। और सेकेंडली उन्होंने डेट मार्केट्स के बारे बोला कि अब सारी जो अनसर्टेनिटी थी कि ये कोलैप्स हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, प्रोपगेशन ऑफ बैंक्रप्सीज वगैरह, वो सब कंट्रोल हो गया है। NBFCs का क्रेडिट, CPs, कॉर्पोरेट्स, सब मार्केट सब स्मूथली फंक्शन कर रही हैं। तो इन दोनों चीजों में आई थिंक आई वुड गिव हिम क्रेडिट दैट ही हैज एक्चुअली अचीव्ड जो चीजें हम कई लोग कह रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स RBI को भी पता है, और लोग भी इस पे चर्चा कर रहे थे। ओके सर।